गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आज हम क्लास 10th की समाज विज्ञान की वर्कशीट नंबर 70 करेंगे। डेट है 20 जनवरी। आज का हमारा टॉपिक है भारत में राष्ट्रवाद। ये आपकी बुक का चैप्टर नंबर 3 है। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसलिए इस पूरे चैप्टर को ही आपको ध्यान से समझना और पढ़ना है। यहाँ से कई क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो शुरू करते हैं आज की वर्कशीट को। प्रिय विद्यार्थियों, अब हम भारत में राष्ट्रवाद के बारे में पढ़ेंगे। इस अध्याय में हम भारत में स्वतंत्रता संग्राम के विभिन्न पहलुओं के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, हमें बेसिकली किसके बारे में पढ़ना है? भारत में जो स्वतंत्रता संग्राम था उसके विभिन्न पहलुओं के बारे में पढ़ना है बेसिकली। ठीक है, भारत में आधुनिक राष्ट्रवाद के उदय की परिघटना उपनिवेशवाद विरोधी आंदोलनों के साथ गहरे तौर पर जुड़ी हुई थी। उपनिवेशिक शासकों के खिलाफ संघर्ष के दौरान लोग आपसी एकता को पहचानने लगे। उत्पीड़न और दमन के साझा भाव ने विभिन्न समूहों को एक दूसरे में बांध दिया। ठीक है, तो यहाँ क्या बताया गया है, यानी जो भारत में आधुनिक राष्ट्रवाद का उदय जो है, ठीक है, वो कैसे शुरू हुआ? जो औपनिवेशिक मतलब जो अंग्रेज थे, जो दूसरे जो देश थे जो हमारे पे शासन कर रहे थे, ठीक है, उनके खिलाफ, उनके विरोध में जो आंदोलन चलाए गए, ठीक है, उन आंदोलनों का और जो राष्ट्रवाद का उदय था वो एक दूसरे से जुड़े हुए थे। ठीक है, उन आंदोलनों की वजह से ही राष्ट्रवाद का उदय होता चला गया। क्यों होता चला गया? क्योंकि जो औपनिवेशिक शासक थे वो क्या करते थे? वो भारतीयों पर अत्याचार करते थे, ज़्यादा कर लगाते थे, ठीक है, बोलने की आज़ादी छीन लेते थे, उन्हें कुछ नहीं करने देते थे, अपनी मनमर्जी की फसलें उनसे उगवाते थे, अपनी मनमर्जी से सेना में शामिल करते थे, फिर उन्हें विश्व युद्ध में लड़ने के लिए भेज देते थे। ऐसी सारी चीज़ें करते थे जिससे कि लोग तंग आ गए थे। जब तंग आ गए थे और फिर क्या होता था, जो बाहर देश के जो लोग थे वो विदेश में भी पढ़ने जाने लगे थे। ठीक है, तो विदेश का मतलब है यूरोप में जाते थे, वहाँ देखते थे वहाँ की व्यवस्थाएं बहुत अच्छी हैं, वहाँ एक राष्ट्र का प्रमुख होता है और इस तरीके से मतलब एक पूरी यूनिटी बनी रहती है। तो उन्हें लगता था कि यार ऐसे धीरे धीरे हमारे यहाँ भी कुछ ऐसा ही होना चाहिए और जो विदेशी ताकतें हैं, जो औपनिवेशिक शासक है, इनसे हमें छुटकारा पाना है। तो उसी उत्पीड़न और दमन के कारण जो है लोगों में एकता की भावना बढ़ती चली गई और लोग एक दूसरे में बंधते चले गए और राष्ट्रवाद की भावना का उदय होता चला गया। एक क्वेश्चन और पूछा जाता है, भारत में आधुनिक राष्ट्रवाद का जो जनक है उसे किसे माना जाता है? वो माना जाता है राजा राम मोहन राय को। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है। राजा राम मोहन राय को भारत में आधुनिक राष्ट्रवाद के उदय का जनक माना जाता है। ठीक है, तो ये तो बात होगी राष्ट्रवाद की, किस किस तरीके से मतलब जो उदय होने के पीछे के कारण क्या थे। अब पढ़ेंगे हम प्रथम विश्व युद्ध और इसके प्रभाव। देखिए, प्रथम विश्व युद्ध शुरू हुआ था 1914 में और चला था 1918 तक। लेकिन अगर आप करोगे कि भारत में जो राष्ट्रवाद था 1914 से शुरू नहीं हुआ था, ये तो बहुत लंबी चलने वाली प्रक्रिया है। ठीक है, ये जब अंग्रेजों का दमन हो गया था, यानी बेसिकली 1857 की क्रांति हुई थी। ठीक है, उससे भी पहले से, फिर उसके बाद जब कांग्रेस का उदय हुआ था 1885 में, ठीक है, और बहुत सारे संगठन बने थे। धीरे धीरे भारत में राष्ट्रवाद का उदय ऐसे ही होता चला गया था और चलते चलते बात कहाँ तक आ गई थी? 1914 यानी प्रथम विश्व युद्ध तक की बात आ गई थी, जो हमें इस चैप्टर में हमें बताया गया है। ठीक है, तो प्रथम विश्व युद्ध और इसके प्रभाव। प्रथम विश्व युद्ध में भारत कोई इस समय देश नहीं था, ठीक है, लेकिन फिर भी भारत इसमें शामिल कर लिया गया था। कैसे कर लिया गया था? भारत खुद शामिल नहीं हुआ था, अंग्रेज शामिल हुए थे, तो भारत को भी उन्होंने शामिल कर लिया था। किस तरीके से? तो उसके क्या प्रभाव पड़े थे देखते हैं। विश्व युद्ध ने एक नई आर्थिक और राजनीतिक स्थिति पैदा कर दी थी। इसके कारण रक्षा व्यय में भारी इजाफा हुआ। इस खर्च की भरपाई करने के लिए युद्ध के नाम पर कर्जे लिए गए, करों में वृद्धि की गई, सीमा शुल्क बढ़ा दिया गया और करों में वृद्धि की गई। ठीक है, ये सारी चीज़ें हुई थी आर्थिक तौर पर और राजनीतिक तौर पर प्रथम विश्व युद्ध के बाद। ठीक है, तो क्या हो गया था, जो रक्षा का जो व्यय था, जो रक्षा बजट था, वो बहुत बढ़ गया था। ठीक है, तो खर्चों की भरपाई तो करनी थी, कैसे करेंगे? करों में वृद्धि करेंगे, सीमा शुल्क बढ़ाएंगे, सब काम करेंगे, तो वो सब प्रभाव पड़े थे। उसके साथ युद्ध के दौरान कीमतें तेज़ी से बढ़ रही थी। जब युद्ध होता है, कोई भी युद्ध हो, तो उसमें क्या होता है, जो चीज़ों की कीमतें होती है ना, वस्तुओं की कीमतें, वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, महंगाई बहुत बढ़ जाती है। 1913 से 1918 के बीच कीमतें दोगुनी हो चुकी थी, जिसके कारण आम लोगों की मुश्किलें बढ़ गई थी। ये दूसरा जो प्रभाव पड़ा था विश्व युद्ध का, ये पड़ा था। तीसरा था, गांव में सिपाहियों को जबरन भर्ती किया गया, जिसके कारण ग्रामीण इलाकों में व्यापक गुस्सा था। जबरन भर्ती के अंतर्गत अंग्रेज भारत के लोगों को जबरदस्ती सेना में भर्ती कर लेते थे। ठीक है,
उसके बाद आगे का क्या प्रभाव पड़ा था, इसके अलावा 1918-19 में और 1920-21 में देश के बहुत सारे हिस्सों में फसल खराब हो गई, जिसके कारण खाद्य पदार्थों का भारी अभाव हो गया। उसी समय फ्लू की महामारी फैल गई। 1921 की जनगणना के मुताबिक दुर्भिक्ष और महामारी के कारण 120 से 130 लाख लोग मारे गए। ठीक है, इतने लोग मारे गए थे, आप सोच सकते हो। ठीक है, ये जो फ्लू की महामारी हुई थी कितनी भयंकर होगी, उस समय इतने लोग मारे गए थे। अब है यहाँ पर कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं, इन क्वेश्चन का हम एक बार आंसर कर लेते हैं। 3 क्वेश्चन दिए गए हैं। पहला प्रश्न है, जबरन भर्ती से आप क्या समझते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा, जबरन भर्ती एक ऐसी प्रक्रिया थी जिसके अंतर्गत अंग्रेज भारत के लोगों को जबरदस्ती सेना में भर्ती कर लेते थे। सेकंड क्वेश्चन है हमारा, भारत पर प्रथम विश्व युद्ध के पड़े प्रभावों का मूल्यांकन कीजिए। तो इसका आंसर कुछ इस तरीके से लिखेंगे, भारत पर प्रथम विश्व युद्ध के निम्नलिखित प्रभाव पड़े। सेना में जबरन भर्ती की गई, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों में रोष पैदा किया जिसने। ठीक है, रक्षा व्यय में भारी इजाफा हुआ, सीमा शुल्क और करों में वृद्धि की गई, देश के कई भागों को अकाल और भुखमरी का सामना करना पड़ा। तो ये सारे प्रभाव पड़े थे प्रथम विश्व युद्ध के भारत पर। अब है हमारा थर्ड क्वेश्चन, अपने शिक्षक, माता पिता या इंटरनेट की सहायता से फ्लू महामारी और इसके प्रभावों के बारे में कुछ जानकारी एकत्रित कीजिए। तो इसका आंसर हम कुछ इस तरीके से लिखेंगे, वर्ष 1918 में पूरी दुनिया को अपनी जकड़ में लेने वाले फ्लू ने दुनिया भर में लाखों लोगों को अपना शिकार बनाया था। इसने ऐसे लोगों को अपना ज़्यादा शिकार बनाया था जो 20 से 30 साल की उम्र के और मजबूत इम्यून सिस्टम वाले थे। जो फ्लू महामारी थी, जो फ्लू था, इन्फ्लुएंजा था, इसने 20 से 30 साल की उम्र के जो व्यक्ति थे जिनका इम्यूनिटी सिस्टम मजबूत था, उन लोगों को अपना शिकार सबसे ज़्यादा बनाया था, यानी कि उनकी मौत ज़्यादा हुई थी सबसे ज़्यादा इस एज ग्रुप वालों की। 1918 में फैली फ्लू महामारी आज की कोरोना महामारी की तरह ही थी। उस समय भी विशेषज्ञों द्वारा लोगों को सलाह दी गई थी कि अगर वे बीमार हैं तो घर पर ही रहें और ज़्यादा भीड़ भाड़ वाली जगहों पर जाने से बचें। लेकिन उस समय की सरकारों ने उनकी इस सलाह को नहीं माना। ठीक है, जैसे कि आज सरकार कहती है ना कि आप बाहर मत जाओ, ठीक है, और क्या बोलते हैं, घर पर रहो। तो उस समय भी जो विशेषज्ञ थे, जो स्वास्थ्य विशेषज्ञ थे, उन्होंने सरकारों से कहा था कि ऐसा कुछ किया जाए, लेकिन सरकारों ने इस चीज़ को दरकिनार कर दिया था। इसीलिए उस समय 120 लाख के लगभग लोग मारे गए थे। ठीक है, इसी नासमझी के कारण। उसके बाद 1918 में इन्फ्लुएंजा का कोई इलाज नहीं था। उस समय भी कोई इलाज नहीं था, जैसा आज कोरोना का कोई इलाज नहीं था, ऐसे ही उस समय भी कोई इलाज नहीं था। साथ ही निमोनिया जैसी जटिलताओं का भी इलाज करने के लिए कोई एंटीबायोटिक्स नहीं थे। उस समय तो एंटीबायोटिक्स भी नहीं थे। आज के कोरोना के टाइम पे तो बहुत सारी एंटीबायोटिक्स हैं, बहुत सारी दवाइयाँ हैं जो कोरोना का इलाज ना होने के बावजूद भी इसके असर को कम कर देती हैं, लेकिन उस समय ऐसा कुछ नहीं था। ऐसे में हॉस्पिटलों में मरीजों की भीड़ लग गई। उस समय हॉस्पिटलों के बाहर मरीजों की भीड़ लग गई थी। ठीक है, बात हो रही है 1918 की, जो फ्लू आया था उसकी। उस वक्त संक्रमण को रोकने के लिए पूरे देश में लॉकडाउन लागू नहीं किया गया था। हालांकि कुछ मामलों में कई थिएटर, डांस हॉल्स, सिनेमा और चर्च कई महीनों के लिए बंद कर दिए गए थे। ठीक है, तो ये सब जानकारी थी जो हमारा फ्लू महामारी हुई थी 1918 में, उसके बारे में। तो आज की वर्कशीट थी, आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना और शेयर करना। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।